सड़कों पर बिखरे नोट ही नोट और लोग चल फिर रहे हैं, कोई उठा नहीं रहा, क्योंकि ये मुल्क दिवालिया हो चुका है और करेंसी की कदर कागज़ के बराबर हो चुकी है। कोई मुल्क दिवालिया क्यों होता है और अगर दिवालिया हो जाए तो क्या होता है, आज की इस मुख्तसर वीडियो में सादा से अंदाज में समझाने की कोशिश करते हैं। जब एक शख्स किसी दूसरे से कर्ज़ लेता है तो मुकर्ररा तारीख़ तक वापसी का वादा करता है, लेकिन अगर रकम वादे के मुताबिक वापस ना कर सके तो कर्ज़ लेने वाला दिवालिया समझा जाएगा। कर्ज़ देने वाला दूसरी बार कर्ज़ भी नहीं देगा और तो और दूसरों को भी कर्ज़ देने से मना करेगा, और जैसे ही मौका मिले कर्ज़ लेने वाले की कोई कीमती चीज़ रकम की वापसी तक ज़ब्त कर लेगा। यही हाल मुल्कों का है। हर मुल्क अखराजात पूरे करने के लिए दूसरे मुल्कों या आलमी इदारों से डॉलर्स में कर्ज़े लेता है और कर्ज़ सूद समेत मुकर्ररा मुद्दत तक डॉलर्स ही में वापस करने पड़ते हैं। और अगर कर्ज़ या सूद की अदायगी करने के लिए ज़र मुबादला के ज़खायर पूरे ना हों तो वो मुल्क दिवालिया या डिफ़ॉल्ट करार दे दिया जाएगा, क्योंकि कोई भी मुल्क अपनी मकामी करेंसी में नोट छाप कर तो कर्ज़ दे नहीं सकता, इसीलिए डॉलर्स ही चाहिए। कोई मुल्क दिवालिया होने से बचने के लिए क्या करता है? डिफ़ॉल्ट से बचने के लिए सबसे पहले तो दरामदात कम की जाती हैं, क्योंकि इंपोर्ट का बिल मकामी करेंसी नहीं बल्कि डॉलर्स में ही देना पड़ता है, और अगर इंपोर्ट ज़्यादा होगी तो मुल्क के ख़जाने से रकम देना पड़ेगी, प्रेशर बढ़ेगा और ख़जाना कम होता जाएगा। डिफ़ॉल्ट से बचने के लिए अखराजात कम करने पड़ते हैं और बरामदात में इजाफ़ा करने की कोशिश की जाती है। बैरून मुल्क काम करने वाले शहरियों की हौसला अफजाई करनी पड़ती है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा डॉलर्स रेमिटेंस या ज़ेर मुबादला बनकर मुल्क में आएँ और रियासत के ख़जाने में इजाफ़ा हो। तीसरी सूरत में बहुत से मुल्क सरमाया इकट्ठा करने के लिए आलमी मार्केट में बॉन्ड्स जारी करते हैं, जिन पर मुनाफा दिया जाता है ताकि कर्ज़ की किस्त देने के लिए डॉलर्स की कमी पूरी हो। ये काम भी टाइम बाई करने के लिए ही किया जाता है। मिसाल के तौर पर अगले माह की पहली तारीख को कर्ज़ की अगर किस्त वापस करनी है तो इससे पहले आलमी मार्केट से सरमाएदारों को बॉन्ड्स देकर इनसे डॉलर्स ले लिए जाते हैं। फिर मुकर्ररा मुद्दत तक 3 से 6 माह में इन्हीं सरमाएदारों को मुनाफा समेत वापस भी करने पड़ते हैं। डिफ़ॉल्ट से बचने के लिए हुकूमत की तरफ से सब्सिडियाँ ख़त्म करना पड़ती हैं और आवाम पर टैक्स बढ़ाना पड़ता है, जैसा कि पाकिस्तान में बिजली और पेट्रोल पर सब्सिडी ख़त्म कर दी गई है। इससे महंगाई का तूफ़ान आता है, मुश्किल फ़ैसले आवाम के मेयार ज़िंदगी को मुतासिर करते हैं। दिवालिया होने की अलामत क्या होती हैं? अगर कोई मुल्क दिवालियापन की तरफ बढ़ रहा हो तो इसकी सबसे बड़ी निशानी होती है कि डॉलर के मुकाबले में मकामी करेंसी की वैल्यू बहुत तेज़ी से गिरती है, बिल्कुल इसी तरह जैसे डॉलर्स के मुकाबले में पाकिस्तानी रुपया काफ़ी गिर चुका है। दूसरी बड़ी निशानी ज़र मुबादला के ज़खायर तेज़ी से गिर जाते हैं और ख़जाना भरने की कोई सूरत नज़र नहीं आती। इंपोर्ट के मुकाबले में एक्सपोर्ट कम होती है, क्योंकि मुल्क से बाहर जाने वाले डॉलर्स की तादाद मुल्क के अंदर आने वाले डॉलर्स की तादाद के मुकाबले में बहुत कम रह जाती है। जब कोई मुल्क दिवालिया होने के करीब होता है तो इसकी जानिब से बैनुल-अक़वामी मार्केट में कर्ज़े लेने के लिए जारी किए जाने वाले बॉन्ड्स भी ज़्यादा शरह सूद पर लिए जाते हैं, यानी मुल्क को इन बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करने वालों को ज़्यादा मुनाफा देना पड़ता है। कोई मुल्क डिफ़ॉल्ट कर जाए तो क्या होता है? सबसे पहले कर्ज़ देने वाली तमाम आलमी एजेंसियाँ मसलन IMF, एशियाई तरक्याती बैंक और वर्ल्ड बैंक समेत दीगर कर्ज़ देने वाले मुल्क भी हाथ रोक लेते हैं, क्योंकि दिवालिया होने की सूरत में मुल्क की क्रेडिट रेटिंग गिर जाती है। आपके ज़हन में सवाल आ रहा होगा कि ये क्रेडिट रेटिंग क्या होती है? सादा अल्फाज में इसका मतलब ये है कि कर्ज़ वापस करने की सलाहियत में आप किस नंबर पर हैं। पहले नंबर पर हैं तो हर कोई आप पर एतमाद करेगा और कर्ज़ दे देगा, और अगर आखिरी नंबरों पर हैं तो कोई कर्ज़ नहीं देगा। नाज़रीन, दुनिया भर के मुल्कों की क्रेडिट रेटिंग मूडीज़ जैसे आलमी इदारे जारी करते हैं। अगर कोई मुल्क दिवालिया हो जाए तो मुल्क से बाहर जाने वाला तिजारती माल ज़ब्त कर लिया जाता है, और अगर मुल्क के बहरी जहाज़ और हवाई जहाज़ किसी दूसरे मुल्क में हों तो उन्हें भी कब्ज़े में ले लिया जाता है। मुल्क के अंदर भी दिवालियापन के शदीद असरात देखने को मिलते हैं। करेंसी होती है लेकिन ज़रूरत की चीज़ें नहीं मिलती, जैसा कि डिफ़ॉल्ट होने की सूरत में श्रीलंका में पेट्रोल नहीं मिलता था। यहाँ हालात वेनेज़ुएला जैसे हो जाते हैं, जहाँ करेंसी पाँव में रुल गई थी और कोई उठाता भी नहीं था। इतनी बेकदरी तारीख़ ने भी शायद पहली बार देखी।
ڈبل روٹی خریدنے کے لیے بھی لوگ نوٹوں کی گڈیاں لے کر جایا کرتے تھے۔ دیوالیہ حکومت کی کوئی بھی املاک کسی دوسرے ملک میں ہو تو وہ بھی قبضے میں لی جا سکتی ہے۔ یوں سمجھ لیں، اگر کوئی کمپنی یا فرد بینک کا قرض واپس نہ کر سکے یا ادائیگی سے انکار کر دے تو بینک اسے عدالت میں گھسیٹ کر قرض نکلوا سکتے ہیں، لیکن کسی ملک کی جانب سے ایسا کرنے پر کسی عالمی عدالت میں نہیں لے جایا جا سکتا، اور ایسی کوئی مثال بھی موجود نہیں۔ صرف اعتماد کو ٹھیس پہنچتی ہے اور مستقبل داؤ پر لگ جاتا ہے۔ قرض کی مد میں سود اتنا دینا پڑتا ہے کہ نہ تو قرض اترتا ہے اور نہ ہی سود۔ غریب ملک ساری زندگی قرض کی اس دلدل میں پھنسے رہتے ہیں اور امیر ملک امیر سے امیر تر ہو جاتے ہیں۔ سرمایہ دارانہ نظام اور سود کی اسی لعنت کی وجہ سے دنیا میں امیر اور غریب کا فرق بڑھتا ہی جا رہا ہے، اور امریکہ جیسے طاقتور ملک اپنی طاقت اور بالادستی میں مزید اضافہ کرتے جا رہے ہیں۔